तर्कशास्त्र विषयक हमारे आज के इस व्याख्यान में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि परिवर्तन का स्वरूप क्या है। विभिन्न निरपेक्ष तर्क वाक्य ए, ई, आई और ओ में परिवर्तन की क्या स्थिति है। हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यान में अनुमान के स्वरूप की विस्तृत विवेचना करते हुए अनुमान के दो प्रमुख प्रकार निगमनात्मक अनुमान डिडक्टिव इन्फ्रेंस और आगमनात्मक अनुमान इंडक्टिव इन्फ्रेंस का विस्तृत विवेचन करते हुए इनमें जो मुख्य अंतर है उनको स्पष्ट किया था। निगमनात्मक अनुमान अनुमान का एक प्रकार है और जैसा कि हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यान में स्पष्ट किया था कि जब भी हम सामान्य आधार वाक्यों से किसी विशेष निष्कर्ष की स्थापना करते हैं तो उसे निगमनात्मक अनुमान कहते हैं। निगमनात्मक अनुमान में आधार वाक्य अपने निष्कर्ष की सत्यता के लिए निश्चयात्मक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। निगमनात्मक अनुमान अपने आधार वाक्यों से जो निष्कर्ष निगमित करता है वह उससे तार्किक रूप से निगमित होता है। निगमनात्मक अनुमान या तो वैध होता है या अवैध होता है। निगमनात्मक अनुमान में सामान्यतः हम कारण से कार्य की ओर उन्मुख होते हैं। निगमनात्मक अनुमान के दो प्रमुख प्रकार हैं। एक है अव्यवहित अनुमान जिसे अंग्रेजी में इमीडिएट इन्फ्रेंस कहते हैं और दूसरा जो है व्यवहित अनुमान जिसे मीडिएट इन्फ्रेंस कहते हैं। अव्यवहित अनुमान निगमनात्मक अनुमान का वह प्रकार है जिसमें एक ही आधार वाक्य से किसी एक निष्कर्ष को निगमित किया जाता है। उदाहरणार्थ यदि हम ये कहते हैं कि सभी भारतीय एशियाई है, यदि हमारा ये प्रथम आधार वाक्य है तो इसी आधार वाक्य से जो हमारा निष्कर्ष निगमित होगा वह होगा कि कुछ एशियाई भारतीय हैं। जबकि व्यवहित अनुमान जो है निगमनात्मक अनुमान की वह प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक आधार वाक्यों से निष्कर्ष निगमित किए जाते हैं। व्यवहित अनुमान जिसे मीडिएट इन्फ्रेंस भी कहते हैं और जिसके प्रमुख प्रकार हैं उनमें से प्रमुख जो है वह है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जिसे निरपेक्ष न्याय वाक्य भी कहते हैं। किंतु आज के इस व्याख्यान में हम अव्यवहित अनुमान के प्रमुख प्रकार परिवर्तन जो कन्वर्जन है उसको जानने का प्रयास करेंगे। अव्यवहित अनुमान के विभिन्न प्रकार हैं किंतु इनमें से तीन प्रमुख हैं जो दर्शन शास्त्र के स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से जो प्रथम है वह परिवर्तन जिसे अंग्रेजी में कन्वर्जन कहते हैं, द्वितीय प्रतिवर्तन जिसे ऑबवर्जन कहते हैं और तृतीय जो है प्रतिपरिवर्तन जिसे कॉन्ट्रापोजिशन कहते हैं। आज के इस व्याख्यान में हम परिवर्तन के स्वरूप की विवेचना करते हुए विभिन्न निरपेक्ष तर्क वाक्य ए, ई, आई और ओ में परिवर्तन की क्या स्थिति है उसे जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि परिवर्तन से क्या अभिप्राय है। परिवर्तन अव्यवहित अनुमान का एक प्रकार है और इसमें सामान्यतः आधार वाक्य में जो उद्देश्य और विधेय पद होते हैं उनका निष्कर्ष में जो है परस्पर स्थानांतरण कर दिया जाता है। अतः परिवर्तन अव्यवहित अनुमान की वह प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्य एवं विधेय पद का परस्पर स्थानांतरण किया जाता है। जैसे कि हम जो हमारे विभिन्न निरपेक्ष तर्क वाक्य हैं इससे पूर्व के विभिन्न व्याख्यानों में हमने निरपेक्ष तर्क वाक्य की भी विस्तृत विवेचना की है। निरपेक्ष तर्क वाक्य जो हैं चार प्रमुख हैं ए, ई, आई और ओ। इनमें से जो ए और ई हैं वे सर्वव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्य कहलाते हैं, जबकि आई और जो ओ हैं वे अंशव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्य कहलाते हैं। ए जो हमारा है वह सर्वव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्य है, ये स्वीकारात्मक है।
ए की जो सामान्यतः संरचना होती है वह ये होती है कि सभी उद्देश्य विधेय हैं, ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट। इसमें हम ये देखते हैं कि परिवर्तन की क्या स्थिति है। उदाहरणार्थ यदि हम ये लेते हैं कि सभी भारतीय एशियाई हैं, यदि हमारा ये ए प्रकार का प्रथम निरुपाधिक तर्कवाक्य या निरपेक्ष तर्कवाक्य है तो इसका परिवर्तन क्या होगा। ए प्रकार के इस निरपेक्ष तर्कवाक्य में, जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि यह सर्वव्यापी निरपेक्ष तर्कवाक्य है, ये स्वीकारात्मक है। इसकी जो संरचना हमने स्पष्ट की कि सभी उद्देश्य विधेय हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं कि सभी भारतीय एशियाई हैं। इसमें जो सभी जो है ये इस निरपेक्ष तर्कवाक्य के परिमाण को व्यक्त कर रहा है और ये स्पष्ट हो रहा है जब भी बात सभी की जाती है तो उसे हम सर्वव्यापी निरपेक्ष तर्कवाक्य कहते हैं। और जो भारतीय है यहाँ वह उद्देश्य पद है। किसी भी निरपेक्ष तर्कवाक्य का उद्देश्य पद वह पद होता है जिसके बारे में संपूर्ण कथन किया जाता है, क्योंकि यहाँ जो संपूर्ण कथन है वह किसके बारे में किया जा रहा है, भारतीयों के बारे में। हम कह रहे हैं कि सभी भारतीय एशियाई हैं और जो एशियाई यहाँ है वह विधेय पद है। विधेय पद उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय पद कहते हैं। इस निरपेक्ष तर्कवाक्य में जो भारतीय है वह उद्देश्य पद है और जो एशियाई है वह विधेय पद है। परिवर्तन की परिभाषा में जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि उद्देश्य और विधेय जो होते हैं उनका परस्पर स्थानांतरण किया जाता है। यदि हम यहाँ ये स्थानांतरण, जो उद्देश्य पद हमारा भारतीय है और विधेय पद जो है एशियाई है, इनका परस्पर स्थानांतरण करते हैं तो उद्देश्य पद के स्थान पर आ जाएगा एशियाई और विधेय पद के स्थान पर भारतीय। इस प्रकार इसका जो परिवर्तन किया जाता है तो ये होता है कि सभी भारतीय जो हैं एशियाई हैं, इसका यदि हम परिवर्तन करेंगे तो इसका परिवर्तन जो होगा वह होगा कुछ एशियाई भारतीय हैं। यहाँ जो है यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि हम ये कह रहे हैं कि कुछ एशियाई भारतीय हैं। हमारा जो आधार वाक्य जो है वह ए प्रकार का है, किंतु हमारा जो निष्कर्ष है वह आई हो रहा है, क्योंकि यदि हम ये कहते हैं कि सभी भारतीय एशियाई, इसको यदि हम इस प्रकार परिवर्तित करें कि सभी एशियाई भारतीय हैं तो यह वैध नहीं होगा, क्योंकि सभी एशियाई भारतीय नहीं हैं। एशियाई जो हैं जापानीज़ भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। अतः हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी एशियाई हैं वे सभी भारतीय हैं। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एशियाई हैं उनमें से कुछ एशियाई भारतीय हैं। यही कारण है कि जो ए प्रकार का हमारा निरपेक्ष तर्कवाक्य होता है उसका परिवर्तन जब हम करते हैं तो उसका परिवर्तन आई प्रकार के निरपेक्ष तर्कवाक्य में होता है। ए प्रकार के निरपेक्ष तर्कवाक्य का परिवर्तन कभी भी ए में नहीं होगा। इसका जब भी हम परिवर्तन करेंगे तो वह आई में ही परिवर्तित होगा, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि कुछ एशियाई भारतीय हैं तो ये जो तर्कवाक्य है वह आई प्रकार का है। इस प्रकार ए प्रकार का जो निरपेक्ष तर्कवाक्य होता है उसका परिवर्तन आई में होता है। जब भी किसी सर्वव्यापी निरपेक्ष तर्कवाक्य का परिवर्तन अंशव्यापी निरपेक्ष तर्कवाक्य में किया जाता है तो उसे परिमित परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। ए प्रकार के निरुपाधिक तर्कवाक्य या निरपेक्ष तर्कवाक्य का परिवर्तन सदैव जो है आई में ही होगा। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि ए प्रकार के निरपेक्ष तर्कवाक्य में उद्देश्य पद व्याप्त और विधेय पद अव्याप्त होता है। हमने अपने व्याप्ति विषयक व्याख्यान में ये स्पष्ट किया था कि विभिन्न निरपेक्ष तर्कवाक्य ए, ई, आई और ओ में जो है व्याप्ति की क्या स्थिति है। सामान्यतः जो ए प्रकार का निरपेक्ष तर्कवाक्य होता है उसमें सदैव उद्देश्य पद व्याप्त और विधेय पद अव्याप्त होता है, किंतु जब हम इसका परिवर्तन करते हैं और जब उद्देश्य और विधेय का परस्पर स्थानांतरण करते हैं
तो यहाँ जो है विधेय पद जो है वह व्याप्त हो जाएगा और उद्देश्य पद अव्याप्त हो जाएगा। निगमनात्मक तर्कशास्त्र के अंतर्गत किसी भी अनुमान की वैधता के लिए ये आवश्यक होता है कि जो पद आधार वाक्यों में अव्याप्त हो वह निष्कर्ष में व्याप्त नहीं हो सकता। निगमनात्मक अनुमान में आकारिक तर्क दोष जो हैं, जिन्हें फॉर्मल फैलेसीज कहते हैं, उनमें से जो प्रमुख नियम हैं उनमें से एक नियम ये है कि जो पद आधार वाक्य में अव्याप्त है वह निष्कर्ष में व्याप्त नहीं हो सकता। अतः यदि हम ए प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य में यदि उसका ए में ही परिवर्तन करेंगे तो हम देखते हैं कि जो विधेय पद आधार वाक्य में अव्याप्त है वह निष्कर्ष में व्याप्त हो जाएगा। अतः इस आधार पर जो हमारा निष्कर्ष निगमित होगा वह अवैध होगा। यही कारण है कि ए प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य का परिवर्तन जो सदैव होता है वह आई प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य में होता है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो निरपेक्ष तर्क वाक्य का दूसरा प्रमुख प्रकार है जिसे ई कहा जाता है, ई प्रकार का निरपेक्ष तर्क वाक्य यह सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है। इसकी जो संरचना होती है वह होती है कोई उद्देश्य विधेय नहीं है, नो सब्जेक्ट्स इज प्रेडिकेट। ये जो इसकी संरचना होती है, इसका उदाहरण हम ये लेते हैं कि कोई भारतीय एशियाई नहीं है। अब यदि हम इसका परिवर्तन करते हैं तो हम देखते हैं कि परिवर्तन की परिभाषा में, जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया, कि उद्देश्य एवं विधेय का परस्पर स्थानांतरण किया जाता है। यदि हम यहाँ उद्देश्य और विधेय का परस्पर स्थानांतरण करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भारतीय एशियाई नहीं है। इसको हम जब परिवर्तित करेंगे तो इसका जो परिवर्तित होगा वह ये होगा कोई एशियाई भारतीय नहीं है। ई प्रकार के हमारे निरपेक्ष तर्क वाक्य में दोनों ही पद व्याप्त होते हैं। अतः ई प्रकार का जो निरपेक्ष तर्क वाक्य होता है उसका परिवर्तन सदैव ई प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य या निरपेक्ष तर्क वाक्य में ही होगा। ई प्रकार का जो निरपेक्ष तर्क वाक्य होता है उसका परिवर्तन जो होता है वह पूर्णतः वैध कहलाता है। किसी भी निरपेक्ष तर्क वाक्य का जब हम परिवर्तन करते हैं तो इसमें जो आधार वाक्य होता है उसे हम परिवर्त्य कहते हैं और जो निष्कर्ष होता है उसको हम परिवर्तित कहते हैं। इस उदाहरण में जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि इसमें आधार वाक्य जो हमारा ई प्रकार का जो निरपेक्ष तर्क वाक्य है कि कोई भारतीय एशियाई नहीं है, ये हमारा परिवर्त्य है। जो आधार वाक्य है इसको हम परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा कोई एशियाई भारतीय नहीं है। इस प्रकार ई प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य का परिवर्तन जो है वह पूर्णतः वैध होता है और ई प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य का परिवर्तन सदैव ई में होता है। अव्यवहित अनुमान के प्रकार परिवर्तन के इस विश्लेषण में अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो अंशव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्य आई और ओ हैं उनमें परिवर्तन की क्या स्थिति है। अंशव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्य दो हैं। प्रथम जो है आई प्रकार का अंशव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्य जिसे अंशव्यापी स्वीकारात्मक निरपेक्ष तर्क वाक्य कहते हैं। इसकी जो संरचना होती है वह ये होती है कि कुछ उद्देश्य विधेय हैं जिसे अंग्रेजी में सम सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इसका यदि हम एक उदाहरण लेते हैं कि कुछ भारतीय एशियाई हैं। अब यदि हम आई प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य का परिवर्तन करें तो जैसा कि हमने परिवर्तन की परिभाषा में स्पष्ट किया कि परिवर्तन में सामान्यतः हम उद्देश्य और विधेय का परस्पर स्थानांतरण करते हैं। यदि हम यहाँ उद्देश्य और विधेय का परस्पर स्थानांतरण करते हुए हम ये कहते हैं कि कुछ एशियाई भारतीय हैं तो ये पूर्णतः वैध होगा, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि कुछ एशियाई ऐसे हैं जो भारतीय हैं। अतः आई प्रकार के अंशव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्य का परिवर्तन जो है सदैव आई में ही होगा और यह पूर्णतः वैध होगा।
जो अंशव्यापी निरपेक्ष तर्कवाक्य का दूसरा जो प्रमुख प्रकार है वह है ओ। ओ जो है अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य है। ओ की जो संरचना होती है वह इस प्रकार है, कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है। इसे अंग्रेजी में सम सब्जेक्ट्स आर नॉट प्रेडिकेट के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इसका यदि हम उदाहरण लेते हैं कि कुछ भारतीय एशियाई नहीं हैं, इसका जो परिवर्तन होता है वह अवैध होता है। ओ प्रकार के निरपेक्ष तर्कवाक्य का परिवर्तन अवैध होता है, क्योंकि ओ प्रकार का जो हमारा निरपेक्ष तर्कवाक्य है इसमें उद्देश्य पद अव्याप्त और विधेय पद व्याप्त होता है। जब हम इसका परिवर्तन करते हैं तो हमारा जो है उद्देश्य पद व्याप्त और विधेय पद अव्याप्त हो जाता है। किंतु जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि निगमनात्मक अनुमान की प्रक्रिया में जो पद आधार वाक्यों में अव्याप्त हो वह निष्कर्ष में व्याप्त नहीं होता है। यदि ऐसा किया जाता है तो वह अनुमान की प्रक्रिया अवैध हो जाती है। और यही कारण है कि ओ प्रकार के जो अंशव्यापी निरपेक्ष तर्कवाक्य है उसका परिवर्तन अवैध होता है। परिवर्तन विषयक आज के इस व्याख्यान में हमने ये जानने का प्रयास किया कि परिवर्तन जो है उसका क्या अभिप्राय है, ए, ई, आई और ओ में परिवर्तन की क्या स्थिति है। हमने देखा कि ए प्रकार के निरपेक्ष तर्कवाक्य का परिवर्तन जो होता है वह आई में होता है और इसे परिमित परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है, जबकि ई और आई प्रकार के जो तर्कवाक्य हैं इनका परिवर्तन पूर्णतः वैध होता है, क्योंकि ई प्रकार के निरपेक्ष तर्कवाक्य का परिवर्तन ई में और आई प्रकार के निरपेक्ष तर्कवाक्य का परिवर्तन आई में होता है। अतः ई और आई का जो परिवर्तन होता है वह पूर्णतः वैध होता है, जबकि ओ प्रकार के निरपेक्ष तर्कवाक्य का जो परिवर्तन होता है वह अवैध होता है। आज के इस व्याख्यान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे इस प्रकार हैं। अव्यवहित अनुमान की प्रक्रिया को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। परिवर्तन से आप क्या समझते हैं उसे स्पष्ट कीजिए। परिवर्तन के स्वरूप की विवेचना करते हुए ए, ई, आई और ओ तर्कवाक्य में परिवर्तन की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। ए प्रकार के निरपेक्ष तर्कवाक्य के परिवर्तन को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। परिमित परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। ए प्रकार के निरपेक्ष तर्कवाक्य का परिवर्तन परिमित परिवर्तन क्यों कहलाता है, स्पष्ट कीजिए। ई प्रकार के परिवर्तन को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। आई प्रकार का परिवर्तन किस प्रकार होता है उसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। ओ प्रकार के निरपेक्ष तर्कवाक्य का परिवर्तन अवैध क्यों होता है, इसे स्पष्ट कीजिए।